हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार पति और पत्नी दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। यानी इस रिश्ते में कोई भी एक दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं होता, बल्कि दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है। इसी तरह कुछ खास सिचुएशंस में पति भी सपोर्ट मांग सकता है, क्योंकि कानून दोनों को बराबरी का हक देता है और किसी एक के साथ पक्षपात नहीं करता। अगर कोई महिला या पुरुष तलाक के बाद खुद को संभालने की स्थिति में नहीं है, तो वो दूसरे पार्टनर से आर्थिक मदद मांग सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेंटेनेंस सिर्फ तलाक के बाद ही नहीं मिलता, बल्कि शादी चलते हुए भी मिल सकता है। अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं और एक पार्टनर दूसरे का खर्च नहीं उठा रहा, तो ज़रूरतमंद व्यक्ति कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। उसके बाद आता है सम्मान और सही व्यवहार का अधिकार। हर पति और पत्नी को ये पूरा हक है कि उसके साथ इज्जत से बात की जाए, उसे समझा जाए और उसके साथ गलत व्यवहार ना किया जाए। आज के समय में जब भी शादी की बात होती है, तो ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक रिश्ता मानते हैं, जहां दो लोग एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं और अपनी ज़िंदगी साथ में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर सच में गहराई से समझें, तो शादी सिर्फ एक इमोशनल या सोशल कनेक्शन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा कानूनी ढांचा भी होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भारत में हिंदू धर्म के लोगों की शादी को एक सही दिशा देने और उससे जुड़े नियमों को क्लियर करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनाया गया था। इस कानून की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हर रिश्ता सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं चल सकता। उसे सही तरीके से निभाने के लिए कुछ क्लियर रूल्स और बाउंड्रीज होना भी ज़रूरी होता है, ताकि दोनों के बीच बराबरी बनी रहे और किसी के साथ अन्याय ना हो। पहले के समय में शादी को पूरी तरह से परंपराओं और समाज के नियमों के हिसाब से देखा जाता था। अगर किसी रिश्ते में समस्या भी होती थी, तो लोग उसे निभाने की कोशिश करते थे, चाहे वो रिश्ता अंदर से कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो। लेकिन समय के साथ सोच बदली, लोगों ने अपने अधिकारों को समझना शुरू किया और ये महसूस किया कि शादी सिर्फ निभाने का नाम नहीं है, बल्कि उसमें रिस्पेक्ट, इक्वलिटी और अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। यहीं से इस कानून की इम्पोर्टेंस सामने आती है, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि शादी कैसे होगी, बल्कि ये भी क्लियर करता है कि शादी कब सही मानी जाएगी, किन परिस्थितियों में उसे ख़त्म किया जा सकता है और पति पत्नी दोनों के क्या अधिकार होते हैं। कई बार लोग बिना पूरी जानकारी के ऐसे फैसले ले लेते हैं, जिनका असर बाद में उनकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है और तब उन्हें समझ आता है कि अगर पहले से कानून की जानकारी होती, तो वो बेहतर डिसीजन ले सकते थे। आज के दौर में यहाँ रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स पहले से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहाँ इस कानून को समझना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम रिश्ते में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि लोग अपने अधिकार और जिम्मेदारियों को सही से समझ नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कानून किसी को डराने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, ताकि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, तो उसके पास एक सही रास्ता हो जिससे वो अपने लिए न्याय पा सके। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे हम समझेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या है, शादी कब लीगली सही मानी जाती है, पति पत्नी के क्या अधिकार होते हैं और किन सिचुएशंस में ये रिश्ता कानून के अनुसार ख़त्म भी किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी नियम जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में साफ बताया गया है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई इंसान पहले से शादीशुदा है और उसका स्पाउस अभी जीवित है, तो वो दूसरी शादी
नहीं कर सकता। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि रिश्तों में क्लियरिटी और फेयरनेस बनी रहे, क्योंकि अगर किसी को मल्टीपल मैरिजेस की परमिशन दे दी जाए तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उस इंसान को होता है जो पहले से उस रिश्ते में है। खास करके पहले के समय में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती थी। यहाँ कई पुरुष एक से ज़्यादा शादियाँ कर लेते थे और महिलाओं के पास इसके खिलाफ कोई मजबूत कानूनी सहारा नहीं होता था। कानून ने इसी चीज़ को रोकने के लिए ये क्लियर कर दिया कि जब तक पहली शादी लीगली ख़त्म नहीं हो जाती तब तक दूसरी शादी करना इनलीगल माना जाएगा। अगर कोई फिर भी ऐसा करता है तो उसकी दूसरी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी और उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यहाँ एक और ज़रूरी बात समझने वाली है कि सिर्फ अलग रहना या रिलेशनशिप खराब होना शादी खत्म होने के बराबर नहीं होता। जब तक कोर्ट से लीगली डिवोर्स नहीं मिल जाता तब तक शादी लीगली जारी रहती है। इसलिए कई लोग ये गलती कर देते हैं कि वो बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी कर लेते हैं और बाद में उन्हें लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इस नियम का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि इससे दोनों पार्टनर्स के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। अगर किसी एक को ये पता चले कि उसका पार्टनर दूसरी शादी कर चुका है तो वो कानून के जरिए अपने लिए न्याय मांग सकता है। इससे रिश्तों में जिम्मेदारी भी बनी रहती है, क्योंकि हर इंसान जानता है कि अगर वो नियम तोड़ेगा तो उसे उसका परिणाम भी झेलना पड़ेगा। इसके साथ एक और बात समझना जरूरी है कि कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने दूसरी जगह सिर्फ रिश्ता बना लिया है या किसी के साथ रहना शुरू कर दिया है तो वो शादी जैसा ही माना जाएगा, लेकिन कानून के हिसाब से ऐसा नहीं होता। शादी तभी मानी जाती है जब वो सही तरीके से और कानूनी नियमों के अनुसार की गई हो। इसलिए किसी भी बड़े फैसले से पहले सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में पछताना ना पड़े और कोई भी कदम गलत दिशा में ना चला जाए। आज के समय में भले ही लोग मॉडर्न हो गए हों, लेकिन ये रूल अभी भी उतने ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन है जो रिश्ते को सिक्योर बनाता है। शादी के बाद सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनता बल्कि दोनों लोगों के कुछ अधिकार भी तय हो जाते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार पति और पत्नी दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, यानी इस रिश्ते में कोई भी एक दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं होता बल्कि दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है। सबसे पहले बात आती है साथ रहने के अधिकार की। शादी के बाद दोनों लोगों को ये हक होता है कि वो एक दूसरे के साथ रहें और अपना जीवन साथ बिताएं। अगर किसी कारण से एक पार्टनर बिना सही वजह के दूसरे को छोड़कर अलग रहने लगता है तो दूसरा व्यक्ति कानूनी तरीके से उसे वापस साथ रहने के लिए कह सकता है। इसका मतलब ये है कि शादी के बाद साथ रहना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरी हिस्सा होता है इस रिश्ते का। उसके बाद आता है सम्मान और सही व्यवहार का अधिकार। हर पति और पत्नी को ये पूरा हक है कि उसके साथ इज्जत से बात की जाए, उसे समझा जाए और उसके साथ गलत व्यवहार ना किया जाए। अगर किसी रिश्ते में बार बार बेइज्जती, मानसिक दबाव या गलत व्यवहार होता है तो उसे हल्के में नहीं लिया जाता बल्कि इसे एक सीरियस स्थिति माना जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है इमोशनल और मेंटल सपोर्ट का अधिकार। शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता बल्कि एक दूसरे को समझना और मुश्किल समय में साथ देना भी होता है। अगर एक पार्टनर लगातार दूसरे को इग्नोर करता है या उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करता तो इससे रिश्ते में दूरी आने लगती है जो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी अधिकार है आर्थिक सुरक्षा का। अगर पत्नी खुद कमाई नहीं कर रही या किसी वजह से डिपेंडेंट है तो उसे अपने पति से खर्चा पाने का पूरा हक होता है ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। इसी तरह कुछ खास सिचुएशंस में पति भी सपोर्ट मांग सकता है क्योंकि कानून दोनों को बराबरी का हक देता है और किसी एक के साथ पक्षपात नहीं करता। एक और ज़रूरी अधिकार है अपनी बात रखने का। शादी का मतलब ये नहीं कि फैसले सिर्फ एक इंसान ही लेगा। हर बड़े फैसले में दोनों की राय
होना ज़रूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति खुद को नज़रअंदाज महसूस ना करे। आज के समय में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शादी सिर्फ निभाने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें दोनों लोगों के हक और जिम्मेदारियां बराबर होती हैं। जब दोनों लोग एक दूसरे के अधिकारों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तभी रिश्ता सही तरीके से चल पाता है और लंबे समय तक मजबूत बना रहता है। शादी को हमेशा एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता माना जाता है, लेकिन हर रिश्ता हर हाल में नहीं चल पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कुछ साफ कारण बताए गए हैं, जिनके आधार पर पति या पत्नी कोर्ट में जाकर तलाक की मांग कर सकते हैं। सबसे पहले कारण आता है धोखा देना। अगर शादी के बाद पति या पत्नी में से कोई भी किसी और के साथ संबंध बनाता है तो ये एक बड़ा कारण माना जाता है तलाक लेने का, क्योंकि शादी का आधार ही विश्वास होता है और जब वही टूट जाता है तो रिश्ता भी कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरा बड़ा कारण है मानसिक या शारीरिक परेशान करना। अगर किसी एक पार्टनर के साथ बार बार गलत व्यवहार होता है, उसे नीचा दिखाया जाता है, डराया जाता है या उस पर दबाव डाला जाता है, तो इसे एक गंभीर स्थिति माना जाता है। ऐसे मामलों में इंसान के पास ये अधिकार होता है कि वो इस रिश्ते से बाहर आने का फैसला ले सके। तीसरा कारण है बिना वजह छोड़ देना। अगर कोई पार्टनर दूसरे को बिना किसी ठोस कारण के लंबे समय तक छोड़कर चला जाता है और वापस आने की कोशिश नहीं करता, तो ये भी तलाक का आधार बन जाता है, क्योंकि शादी में साथ रहना और जिम्मेदारियां निभाना जरूरी होता है। इसलिए ऐसे में दूसरे पार्टनर को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। एक और कारण है धर्म बदलना। अगर शादी के बाद कोई एक पार्टनर अपना धर्म बदल लेता है और इससे रिश्ते में समस्या आती है, तो दूसरा पार्टनर इस आधार पर तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा मानसिक स्थिति से जुड़ा कारण भी होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है यहाँ वो सही तरीके से सोच या समझ नहीं पा रहा और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो ये भी तलाक का कारण हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है गंभीर बीमारी, खास करके ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चले और जिससे साथ रहना मुश्किल हो जाए। ऐसे मामलों में भी कानून व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो अपने जीवन के बारे में फैसला ले सके। कुछ खास स्थितियों में महिलाओं के लिए अलग अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे अगर पति पहले से शादीशुदा था और उसने ये बात छुपाई या शादी के बाद उसके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ, तो महिला को अलग से तलाक लेने का अधिकार मिलता है। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसमें दोनों लोग मिलकर फैसला लेते हैं कि वो साथ नहीं रह सकते। इसे आपसी सहमति से तलाक कहा जाता है। इसमें दोनों ही पार्टनर ये मान लेते हैं कि उनका रिश्ता अब आगे नहीं चल सकता और वो शांति से अलग होना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि तलाक कोई छोटी या जल्दी में लिया गया फैसला नहीं होता। कोर्ट भी हर चीज़ को ध्यान से देखता है और तभी फैसला लिया जाता है। कोशिश हमेशा यही होती है कि रिश्ता बच सके, लेकिन अगर हालात ऐसे हो जाएं यहाँ साथ रहना मुश्किल हो जाए, तो कानून इंसान को एक रास्ता देता है। शादी सिर्फ साथ रहने का रिश्ता नहीं है, बल्कि इसमें एक दूसरे की जिम्मेदारी लेना भी शामिल होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में मेंटेनेंस यानी खर्च से जुड़े कुछ ज़रूरी अधिकार दिए गए हैं, ताकि कोई भी पार्टनर आर्थिक रूप से असहाय महसूस न करे। सबसे पहले समझना जरूरी है कि मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। आसान भाषा में, अगर पति या पत्नी में से कोई एक अपनी ज़रूरतें खुद पूरी नहीं कर पा रहा, तो दूसरा पार्टनर उसकी मदद करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये मदद सिर्फ खाना पीना या रहने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें रोज़मर्रा की ज़रूरतें, इलाज और बेसिक जीवन जीने के खर्च भी शामिल होते हैं। कानून ये मानता है कि शादी के बाद दोनों लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए अगर किसी कारण से एक पार्टनर आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। खासकर ऐसे केसेस में जहां पत्नी काम नहीं करती या किसी वजह से कमाने की स्थिति में नहीं है, तो उसे अपने पति से खर्च पाने का पूरा हक होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेंटेनेंस सिर्फ तलाक के बाद ही नहीं मिलता, बल्कि शादी चलते हुए भी मिल सकता है। अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं और एक पार्टनर दूसरे का खर्च नहीं उठा रहा, तो ज़रूरतमंद व्यक्ति कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। इसके अलावा तलाक के बाद भी मेंटेनेंस का हक
खत्म नहीं होता। अगर कोई महिला या पुरुष तलाक के बाद खुद को संभालने की स्थिति में नहीं है तो वो दूसरे पार्टनर से आर्थिक मदद मांग सकता है। कोर्ट इस बात को देखता है कि किसकी इनकम कितनी है, किसकी ज़रूरत ज़्यादा है और उसी हिसाब से फैसला लिया जाता है। यहाँ एक और ज़रूरी बात आती है परमानेंट सपोर्ट। कुछ मामलों में कोर्ट एक बार में एक तय रकम भी दे सकता है ताकि आगे चलकर बार बार मांग करने की ज़रूरत ना पड़े। इसका फैसला पूरी स्थिति को देखकर लिया जाता है। महिलाओं के लिए यह अधिकार और भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कई बार शादी के बाद वो अपना कैरियर छोड़ देती हैं या पूरी तरह घर की जिम्मेदारी संभालती हैं। ऐसे में अगर रिश्ता टूटता है तो उन्हें अचानक बिना सहारे के नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए कानून उन्हें आर्थिक सुरक्षा देता है। साथ ही अगर किसी मामले में बच्चे भी शामिल हैं तो उनके खर्च की जिम्मेदारी भी तय की जाती है। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और बाकी ज़रूरतों का ध्यान रखना दोनों पार्टनर्स की जिम्मेदारी होती है और कोर्ट इस बात का खास ध्यान रखता है कि बच्चों पर इसका बुरा असर ना पड़े। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेंटेनेंस कोई एहसान नहीं होता बल्कि ये एक अधिकार होता है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी इंसान अपनी बेसिक ज़िंदगी सम्मान के साथ जी सके और उसे अपने हाल पर ना छोड़ा जाए। अगर पूरे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को आसान भाषा में समझें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं है बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जिसे समझदारी और संतुलन के साथ निभाना ज़रूरी होता है। सबसे पहली सीख यही मिलती है कि शादी सिर्फ फीलिंग्स के भरोसे नहीं चलती। प्यार ज़रूरी है लेकिन उसके साथ रिस्पेक्ट, समझ और जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। कानून इसलिए बनाया गया है ताकि दोनों लोगों के साथ बराबरी बनी रहे और कोई भी एक दूसरे का गलत फ़ायदा ना उठा सके। दूसरी बड़ी बात ये समझ आती है कि हर रिश्ते में राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों साथ साथ चलते हैं। सिर्फ अपने हक की बात करना काफ़ी नहीं होता बल्कि सामने वाले की ज़रूरतों और हक का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। जब दोनों लोग इस बैलेंस को समझते हैं तभी रिश्ता सही दिशा में आगे बढ़ता है। तीसरी सीख ये है कि अगर किसी रिश्ते में समस्या आती है तो उसे इग्नोर करने से वो ख़त्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। कानून इसलिए ऑप्शंस देता है ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सही तरीके से समाधान ढूंढ सके, चाहे वो साथ रहकर हो या अलग होकर। इसका मतलब ये नहीं है कि हर छोटी बात पर रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए बल्कि ये है कि अगर हालात बहुत ख़राब हो जाएं तो इंसान के पास एक रास्ता होना चाहिए। इसके अलावा ये भी समझना ज़रूरी है कि शादी में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है। सच्चाई छुपाकर या गलत जानकारी देकर बनाया गया रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता, इसलिए शुरुआत से ही साफ और सच्चा होना सबसे ज़रूरी है ताकि आगे चलकर कोई बड़ी समस्या खड़ी ना हो। आज के समय में कई लोग शादी को हल्के में लेने लगे हैं या फिर सिर्फ सोशल प्रेशर में आकर फैसला ले लेते हैं, क्योंकि सच ये है कि शादी एक ऐसा फैसला है जिसका असर पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। इसलिए इसे सोच समझकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। कानून हमें सिर्फ रूल्स नहीं देता बल्कि एक दिशा भी देता है कि कैसे एक रिश्ते को सही तरीके से निभाया जाए और अगर कहीं गलती हो जाए तो उसे कैसे सुधारा जाए। यह हमें सिखाता है कि हर रिश्ते में बराबरी, सम्मान और जिम्मेदारी सबसे ज़रूरी होती है। कानून आपको सुरक्षा दे सकता है लेकिन रिश्ते को मजबूत बनाना हमेशा आपकी सोच और आपके व्यवहार पर ही निर्भर करता है। एक मजबूत रिश्ता वही होता है यहाँ दोनों लोग अपने हक से पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, क्योंकि रिश्ते निभाने से चलते हैं, सिर्फ बनाए रखने से नहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये जानकारी उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित हो। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।